मित्रों, आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे आंसू अनुवाद की किसी समस्या को। आंसू अनुवाद की समस्याएं कौन कौन सी हैं? भाषा की अगर हम संरचना करते हैं तो अनुवादक जो है वो परेशान हो जाते हैं। अनुवादक जो है भाषा की संरचना करने में उनको बहुत परेशानी आती है। भाषा की संरचना एक समान नहीं होती। कहीं की भाषा इंग्लिश है, कहीं की हिंदी है, कहीं की उर्दू है, कहीं की अरबी है, तो हर जगह की भाषाएं अलग अलग होती हैं। इसलिए अनुवादकों को अनुवाद करने में भाषा की संरचना की विभिन्नता के कारण अनुवादकों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। इसलिए अनुवादक अनुवाद करते समय अक्सर जो है विशेषताओं में, विशेषणों में संज्ञाओं के स्थान पर गलतियां कर देते हैं। संज्ञाओं के स्थान पर अगर वो गलतियां कर देते हैं, इसके लिए उनका अनुवाद ठीक तरीके से नहीं हो पाता है। इसके लिए निरंतर अभ्यास की आवश्यकता पड़ती है, निरंतर प्रैक्टिस की आवश्यकता पड़ती है हमें अनुवाद करते समय। एक अनुवादक को अभ्यास के माध्यम से ही किसी चीज़ की जो विशेषज्ञता होती है उसमें निपुणता प्राप्त की जा सकती है। अनुवाद की ये समस्या है। अगर हम किसी जगह की भाषा इंग्लिश है, किसी की हिंदी है, किसी की अरबी है, किसी की उर्दू है, तो भिन्न भिन्न भाषाओं के कारण अनुवादक को बहुत ज़्यादा परेशानियां आती हैं। इसलिए उसे बहुत गहनता से इसके बारे में जानकारी लेकर के तब अनुवाद करना चाहिए। यह अनुवाद की समस्या है। आशु अनुवाद क्या है? आशु अनुवाद से हम क्या समझते हैं? यह एक प्रकार से दुभाषीय कर्म है। दुभाषी यानी दो भाषाओं के बीच का कर्म, दो भाषाओं को मिलाने का, दो भाषाओं में अनुवाद करने का एक दुभाषीय कर्म है। इसमें मूल वक्ता जो होता है उसके वक्तव्य को लक्ष्य भाषा यानी अनुदित पाठ ये कहाँ से लिया गया है। मूल वक्ता यानी कि जो मूल वक्ता है, मूल रूप से जो वो बोल रहा है और जो वो अपना वक्तव्य बोल रहा है, उसकी लक्ष्य भाषा क्या है, किन लक्ष्यों को वो प्राप्त करना चाहता है और वो अनुदित पाठ जो है वो कहाँ से लिया गया है। दुभाषिया के द्वारा तत्क्षण भाषांतरण किया जाता है। दुभाषिया जो होता है उसके द्वारा तत्क्षण यानी तुरंत ही भाषा का अंतरण, तुरंत ही भाषा का ट्रांसलेट, तुरंत ही भाषा का अनुवाद किया जाता है। इसके लिए आशु अनुवादक को भाषा का गहन ज्ञान होना चाहिए, सघन ज्ञान होना चाहिए, बहुत अपने में एकदम निपुण होना चाहिए, गहन परख होनी चाहिए उसके लिए। और जो भाषा वो कर रहा है अनुवाद, वो अत्यधिक प्रामाणिक होना चाहिए। जैसे अगर हम किसी जगह पर जल को जल बोल रहे हैं तो हर जगह उसको जल ही बोला जाए। कहीं पे वाटर बोला जाता है, कहीं पे पानी बोला जाता है, कहीं पे नीर बोला जाता है, तो उसके लिए अनुवादकों को बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ आती हैं। और इसके लिए जो अगर प्रमाणिक नहीं है, अगर ऐसी हैं अनर्गल बातें हम करते रहेंगे, प्रमाणिक नहीं रहेगा, तो अनुवादक को बहुत ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। अनेक महत्वपूर्ण भाषणों, जो इम्पॉर्टेंट भाषण स्पीच दिए जा रहे हैं राजनेताओं के द्वारा और अन्य तमाम जो भाषण दिए जा रहे हैं, जो वार्ताएं की जा रही हैं, वार्तालाप किए जा रहे हैं, जो अनुबंध बनाए जा रहे हैं आदि का अनुवाद करने के लिए उसे बिना किसी कोश या संदर्भ ग्रंथ के ही तत्काल करना पड़ता है। बिना किसी शब्दकोश के, बिना किसी संदर्भ ग्रंथ के तत्काल आशु अनुवाद करना पड़ता है, तत्काल ट्रांसलेट करना पड़ता है। उसे केवल भाषा का ज्ञान ही नहीं, उसके अलावा अन्य चीज़ों का भी ज्ञान होना चाहिए। अभी तो उन दोनों देशों के इतिहास, वहाँ का बीता हुआ काल कैसा है, वहाँ की संस्कृति कैसी है, कल्चर कैसा है, सभ्यता कैसी है, समाज का रहन सहन, उठना बैठना कैसा है, वहाँ उस सब का ज्ञान प्रचुर मात्रा में एक अनुवादक को, एक आशु अनुवाद को होना चाहिए। आज की इस प्रतिस्पर्धा परक दुनिया में आज जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है, आज दुनिया में आशु अनुवादकों की आवश्यकता भी बढ़ती जा रही है, नित्य प्रति बढ़ती जा रही है, और आशु अनुवादक भी बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। अब आगे हम आप लोग को बताएंगे कि सहजानुवाद क्या है। सहजानुवाद, इसकी सहजता एवं सरलता के कारण आशु अनुवाद में बहुत ज़्यादा सहजता होती है, बहुत ज़्यादा लोच होता है, बहुत ज़्यादा नरमी होती है, सरलता होती है। इसके कारण इसे आदर्श अनुवाद भी कहा जाता है। इसमें अनुवादक जो होता है वो स्रोत भाषा यानी मूल पाठ वो कहाँ से लिया गया है, अनुवादक ये बात का ध्यान देना चाहिए कि वो स्रोत भाषा कहाँ से है, मूल पाठ ये कहाँ से लिया गया है, किन पुराणों से लिया गया है, किन ग्रंथों से लिया गया है, किस धर्म से लिया गया है, इन सब का मूल पाठ का ध्यान देना पड़ता है। उसका अर्थ क्या है, उस शब्द के साथ अधिक निकटस्थ भाव है या नहीं है, जो हम शब्द बोल रहे हैं, जो भाषा बोल रहे हैं, उसका अर्थ क्या है, उसका माने मतलब क्या है, उस शब्द के साथ
अधिक निकटस्थ भाव से सहज अनुवाद करता है। अगर हम अपने आस पड़ोस में जो भाषा बोल रहे हैं, या मुझे एक गिलास पानी चाहिए, या कुछ अन्य बातें जो हम बोल रहे हैं, उसमें सामने वाले को भी आसानी से समझ में आना चाहिए, निकटस्थ भाव उसका प्रकट होना चाहिए। सहज अनुवाद के द्वारा ही इसे किया जाता है। इसमें देखा जाता है कि अनुवाद बिना किसी आरोप प्रत्यारोप के, किसी के ऊपर बिना आरोप लगाए हुए, बिना प्रत्यारोप किए हुए, बिना किसी ईर्ष्या के, बिना किसी द्वेष भाव के, बिना किसी जलन के, बिना किसी से आग्रह किए, या बिना किसी को दुत्कारे हुए, दुराग्रह किए आदि सभी भावों से मुक्त रहे। अगर एक अनुवादक अनुवाद कर रहा है तो उनको इस सब बातों से मुक्त होना चाहिए, तभी वो सहज अनुवाद लिख सकता है। जिसे पढ़ते समय पाठक को केवल अनुदित पाठ की गहराई, अगर पाठक पढ़ रहा है कोई अनुवाद, सहज अनुवाद, तो कोई अगर एक पाठक पढ़ने वाला, हिंदी पढ़ने वाला को उसको पाठ की गहराई में ताकि वो चला जाए और उसको समझ सके, नहीं तो वो समझ नहीं सकेगा तो सहज अनुवाद कहलाएगा ही नहीं। इसमें व्याप्त संवेदना, क्या संवेदनाएं इसमें व्याप्त है, क्या अपने भाव इसमें व्यक्त किया गया है, एवं संप्रेषण की तीव्रता ही ध्यान में रहे। यानी कि जो हम बात कर रहे हैं, कम्युनिकेशन हो रहा है, वार्तालाप हो रहा है, उसमें तीव्रता बनी रहे, उसमें एक फ्लो हो उसमें, ये नहीं कि उसमें रुकावट आ जाए, एक फ्लो बना रहे, तीव्रता बनी रहे, ये नहीं कि अटक अटक के पढ़े। अगर हम जैसे हमको इंग्लिश नहीं आती है तो इंग्लिश में अगर कोई हम सहज अनुवाद लिख देंगे तो उसको कोई समझ पाएगा, अटक अटक के पढ़ेगा। या हम किसी से इंग्लिश में बोलेंगे तो अटक अटक के बोलेंगे तो समझ में आए। उसी तरीके से संप्रेषण की तीव्रता ध्यान में रहे, ताकि संप्रेषण की तीव्रता बनी रहे। अब अगला टॉपिक है अनुवाद की सीमाएं कौन कौन सी हैं। तो अनुवाद की सीमाओं को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1, भाषा परक सीमाएं, भाषा संबंधी सीमाएं हैं, कमियां कि कहीं की भाषा कुछ है, कहीं की भाषा कुछ है, कहीं की हिंदी है, कहीं की अरबी है, कहीं की अंग्रेज़ी है, कहीं की फ्रेंच है, तो कहीं की जर्मनी है भाषा। तो भाषा परक संबंधी कठिनाइयाँ आती हैं। सामाजिक सांस्कृतिक सीमाएं, सामाजिक सीमाएं जो हैं, समाज संबंधी सीमाएं, हर जगह का कल्चर अलग अलग है, हर समाज अलग अलग है, हर जगह की संस्कृतियाँ अलग अलग हैं, सांस्कृतिक रीति रिवाज, उठना बैठना, हर चीज़ अलग अलग है। तो ये भी एक कमी है, हर जगह की अलग अलग है, तो इसमें भी समस्याएं आती हैं, ये भी एक सीमाएं हैं। 8वां सी है पाठ प्रकृति परक सीमाएं। पाठ जो है वो उसकी प्रकृति कैसी है, जो पाठ हम जिस पाठ पर, जिस चैप्टर पर हम अध्ययन कर रहे हैं, वहाँ की प्रकृति कैसी है, वहाँ का नेचर कैसा है, इसके संबंधित भी जो सीमाएं हैं, जो कमियां हैं, ये भी कमियां अनुवाद की प्रमुख सीमाएं हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।